गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में हम MPPSC की 10वीं यूनिट प्रीलिम्स की 10 यूनिट पढ़ रहे हैं। 10 यूनिट में हमारी जनजातियों का जो से संबंधित पहला जो टॉपिक है, जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, उनकी संस्कृति, उनका विभाजन, ये हमारा पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का, जिसमें हम MP की जनजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आज से स्टार्ट होता है जनजातियाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। इसमें आप जानते हैं कि हम MP जब पढ़ते हैं तो हमने 2011 की जनगणना पढ़ी। 2011 की जनगणना में हमने मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखी थी। आप सभी ने 2011 की जनगणना पढ़ी हुई है ना। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने जनगणना 2011 की नहीं पढ़ी। 2021 की जनगणना का डाटा अभी हमारे पास नहीं है, आया ही नहीं है। तो 2011 की जो जनगणना हमने पढ़े थे, उसके आधार पर हमने मध्य प्रदेश में देखे थे कि MP की टोटल जनसंख्या कितनी है। तो 7 करोड़ 26 लाख मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या थी। कितनी थी? 7 करोड़ 26 लाख, जिसमें हमने अनुसूचित जनजातियों को पढ़ा था और अनुसूचित जाति को पढ़ा था। इसमें हमने ST देखे थे और इसमें हमने SC देखे थे। तो आप बताइए कि ST की संख्या कितनी थी और SC की संख्या कितनी थी। तो ST की संख्या थी बेटा 1 करोड़ 53 लाख। कितनी जनसंख्या थी इनकी? 1 करोड़ 53 लाख। और इनकी संख्या थी 1 करोड़ 13 लाख, है ना। तो ये जनसंख्या किसकी थी? ST और SC की। हम जनजातियाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको पहली चीज़ बता रही हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या जनगणना 2011 के आधार पर कितनी थी? 7 करोड़ 26 लाख, जिसमें हमने ST देखा तो ST की जनसंख्या कितनी? 1 करोड़ 53 लाख। अब यहाँ से शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो ये जितनी जनजातियाँ मध्य प्रदेश में हैं, जितनी भी अनुसूचित जनजाति है, सबकी टोटल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? 1 करोड़ 53 लाख हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या थी। अब 1 करोड़ 53 लाख जनसंख्या है मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनगणना 2021-11 के अनुसार। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। आया आपको समझ में? जो कि हमने संयुक्त रूप से देखे, संयुक्त रूप से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से प्रथम स्थान पर है, जिसमें 726 में 7 करोड़ 26 लाख में 1 करोड़ 53 लाख जनसंख्या तो कहाँ की है? किसकी है? अनुसूचित जनजातियों की है ना। अब इसमें हमने 1 करोड़ 53 लाख जनसंख्या देखी, है ना। इसके अंतर्गत हम देखें कि भाई हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है MP में। तो MP की सबसे बड़ी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है ना। ये MP की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, जो हमने यहाँ लिखे हुए, देखो यहाँ पे भील जनजाति के बारे में लिखा हुआ है कि भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। आप बताइए कि यहाँ से कौन से राज्य की सीमा लगी हुई है? गुजरात लगा हुआ है, यहाँ से राजस्थान लगा हुआ है, इधर हम देखें तो ये महाराष्ट्र की सीमा लगी हुई है। देखिए ये है ना गुजरात की सीमा। गुजरात की सीमा झाबुआ और अलीराजपुर को स्पर्श करती है। ऊपर साइड में यहाँ पे राजस्थान लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? महाराष्ट्र लगा हुआ है। इधर हमने गुजरात देखा कि गुजरात मध्य प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करता है। तो भील जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाई जाने वाली जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। हमारे MP की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील, जो मध्य प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 3 राज्यों में ये पाई जाती है, MP के अलावा पाई जाती है। MP की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील। ठीक है, अब MP में हम इसका क्षेत्र देखें तो इनका क्षेत्र कौन कौन सा है? धार, झाबुआ, अलीराजपुर, 3 जिले हैं जहाँ पे ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, धार, झाबुआ और अलीराजपुर। मैंने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या बताई जनगणना 2011 के आधार पर। कितनी है? 1 करोड़ 53 लाख। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। 726 में 1 करोड़ 53 लाख तो ST हमारे MP में ही पाए जाते हैं, है ना। और MP की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील। भील के बारे में हमने देखा कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पाई जाती है? धार, झाबुआ, अलीराजपुर। लेकिन MP के अलावा कितने राज्यों में पाई जाती है? 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र।
मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है ये जनजाति। आया समझ में आप सभी को? ठीक है, अब भील जनजाति के बारे में हम देखते हैं। जनजाति का हम विस्तार से वर्णन करते हैं। भील जनजाति को हमें विस्तार पूर्वक देखना है। सबसे पहली चीज, भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, जिसकी स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? धार, झाबुआ, अलीराजपुर। एमपी के अलावा कितने राज्यों में पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। अब भील जनजाति जो है, ये जनजाति का उद्गम हुआ है तमिलनाडु से। कहाँ से इसका उद्गम हुआ है? उद्गम हुआ है इसका तमिलनाडु से। और तमिल भाषा का शब्द बिल, कौन सी भाषा का? तमिल। तमिल भाषा का शब्द कौन सा शब्द है? बिल। ये जो बिल शब्द है, ये बिल शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। आया आपको समझ में? इस जनजाति का उद्गम हुआ है तमिलनाडु से। तमिल भाषा का बिल शब्द से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? भील शब्द। मतलब ये भील शब्द से बना हुआ है ना? भील शब्द से भील शब्द को बनाया गया है। और भील जो शब्द है तमिल भाषा का, इस शब्द का अर्थ होता है धनुष कमान। क्या होता है? धनुष कमान। अर्थात वे लोग जो धनुष कमान चलाने में निपुण थे, उन्हें क्या कहा गया? भील कहा गया। वे जनजाति जो धनुष कमान चलाने में निपुण मानी गई, उसे क्या कहा गया? भील कहा गया। मैंने कहा कि उद्गम इसका तमिलनाडु से हुआ है। और तमिल भाषा का बिल शब्द से कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई? भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। और भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो? बिल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धनुष कमान। अर्थात वे लोग जो धनुष कमान चलाने में निपुण माने गए, उन्हें क्या कहा गया? भील कहा गया। अब इन्हें भील जनजातियों के और भी नाम हैं, और अलग अलग नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो टॉलमी जो है, टॉलमी ने इन्हें क्या कहा गया है? कर्नल टॉड के द्वारा इन्हें वनपुत्र कहा गया है। कर्नल टॉड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। इन्हें पुलिंद भी कहा जाता है, इन्हें तीरंदाज भी कहा जाता है। आया आपको समझ में? तो तीन इनके अन्य नाम है, एक तो पुलिंद, दूसरा तीरंदाज और तीसरा वनपुत्र। ये इसके तीन अन्य नाम हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, उद्गम तमिलनाडु, तमिल भाषा के बिल शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धनुष कमान। आ गया समझ में? यहाँ तक हमने देखे कि एमपी में कहाँ पाई जाती है। तो एमपी में कहाँ कहाँ? धार, झाबुआ, अलीराजपुर। और राज्य में हमने देखा तो कहाँ? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। अब ये जनजाति का भाषाई वर्ग और प्रजाति वर्ग क्या है? तो हमने देखा कि उद्गम इसका यहाँ से हुआ है। कहाँ से? तमिलनाडु से। इस जनजाति का भाषाई वर्ग द्रविड़ है और प्रजाति वर्ग भी कैसा है? द्रविड़। तो भाषाई और प्रजाति वर्ग दोनों कैसा है बेटा? इसका द्रविड़। द्रविड़ इसका प्रजाति वर्ग है, द्रविड़ इसका भाषाई वर्ग है। ये जनजाति का भाषाई और प्रजाति वर्ग क्या है? द्रविड़। इनके प्रमुख देवता, भीलों के प्रमुख देवता महादेव। इनके प्रमुख देवता कौन है? महादेव। और शीतला और अंबिका इनकी प्रमुख देवियां हैं, है ना? इनके प्रमुख देवता महादेव और शीतला और अंबिका, ये क्या है? इनकी प्रमुख देवियां हैं। भीलों के प्रमुख देवता, प्रमुख देवियां। प्रमुख देवता महादेव, प्रमुख देवियां शीतला और अंबिका, है ना? शीतला और अंबिका इनकी क्या है? प्रमुख देवी हैं। और देवता कौन है? महादेव। अब भील जनजाति की संस्कृति जो है, ये बहुत ही डिफरेंस, इसमें बहुत अंतर है। ये जनजाति के अपने प्रणय पर्व होते हैं और जिसका आयोजन झाबुआ में किया जाता है। एक बहुत ही फेमस प्रणय पर्व है और उसी नाम से नृत्य का भी आयोजन ही करते हैं, है ना? तो इसका जो प्रमुख प्रणय पर्व है, प्रणय पर्व किसका? भीलों का। भीलों का प्रणय पर्व होता है भगोरिया, गुलालिया और गोल गधेड़ों। ये तीन इनके प्रमुख प्रणय पर्व हैं। पहला हमने देखा भगोरिया। भगोरिया के नाम से नृत्य भी किया जाता है, प्रणय पर्व का भी आयोजन होता है। प्रणय पर्व में ही नृत्य का आयोजन किया जाता है भगोरिया में, है ना? भगोरिया, दूसरा गुलालिया और तीसरा गोल गधेड़ों।
ये तीनों प्रणय पर्व, इन्हें पर्व को प्रणय पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो विवाहित युवक और युवतियां हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, है ना। विवाहित युवक युवतियां या कुंवारे युवक और युवतियां क्या करते हैं, अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखे कि गुलाल लगाने की प्रथा है ना। इसमें कुंवारे लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, जिसमें महिलाएं और पुरुष एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। दूसरा होता है भगोरिया और तीसरा होता है गोल गधेड़ो। तीनों प्रणय पर्व हैं जो विवाह से संबंधित प्रणय पर्व हैं। आया आपको समझ में। इसका विशेष तौर पर आयोजन होता है गुजरात में, और ये दोनों का आयोजन हमारे झाबुआ में किया जाता है। मैंने बताई कि झाबुआ में पाई जाती है भील जनजाति, और आयोजन भी कहाँ होता है इसका, झाबुआ में किया जाता है। अब ये जो जनजाति है जिस घर में रहती है, पहले के समय में जिस जगह पर ये रहती थी, जिस मकान में ये रहती थी, इनके मकान में खिड़कियाँ नहीं होती थी, तो इनका जो निवास स्थान है, इनका निवास स्थान कहलाता था कू। क्या कहलाता था, कू। तो ये जो कू है ये क्या है, इनका भीलों का निवास स्थान। और फाल्या क्या है, इनकी बस्तियाँ, है ना। तो भीलों का निवास स्थान कहलाता है कू, और इनकी बस्तियाँ क्या कहलाती है, फाल्या, है ना। निवास स्थान कू इसलिए क्योंकि इनके निवास स्थान में, इनके मकानों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। इनके मकानों में क्या नहीं होती थी, खिड़कियाँ, इसीलिए इसे क्या कहते थे, कू। और इनकी जो बस्तियाँ हैं वो क्या कहलाती है, फाल्या। अब भील जनजाति का मैंने आपको बताई कि भगोरिया, गुलालिया और गोल गधेड़ो क्या है, इनका प्रणय पर्व है ना। इनका प्रमुख प्रणय पर्व है ना। और इनका हमने देखे कि कू निवास स्थान है, फाल्या इनकी बस्तियां हैं। आया आपको समझ में। तो देखिए कू क्या है, भीलों का निवास स्थान को कू कहा जाता है, और भील जनजाति का जो मोहल्ला होता है, जो बस्तियां होती है, उसे क्या कहते हैं, फाल्या, है ना। फाल्या भीलों की बस्तियां कहलाती हैं। और भीलों की जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो कौन सी है, पिथोरा भित्ति, जिसके लिए कौन जाने जाते हैं, पेमा फत्या जो है ये जाने जाते हैं। तो पिथोरा भित्ति भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। फाल्या क्या है, फाल्या क्या है, भीलों की बस्तियों को, भीली बस्तियां फाल्या कहलाती है, और कू भीलों का निवास स्थान कहलाता है। ठक्कर बापा जो है, इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। ये भीलों के गांधी कौन कहलाते हैं, ठक्कर बापा, है ना। और भीलों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, टांटिया भील। टांटिया भील को भीलों का रॉबिन हुड कहते हैं, और हमने देखे ठक्कर बापा को भीलों का क्या कहते हैं, गांधी कहा जाता है। अब ये जो जनजाति है, भील जनजाति, इसे 3 वर्गों में बांटा गया है ना। 3 वर्गों में बांटा गया है, वर्ग अलग है और उपजातियाँ अलग है। तो इनके 3 प्रमुख वर्ग हैं। पहला है उजले भील, दूसरा है मैले भील, और तीसरे है तड़वी भील। उजले भील, मैले भील और तड़वी भील, जिसमें ये जो भील है, तीसरा जो वर्ग है, इसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है। मतलब प्रेजेंट में कितने वर्ग है भील जनजाति के, 2। एक हो गया उजले भील और दूसरे कौन से हो गए, मैले भील। यानी जो उच्च वर्ग के होते हैं, हम बोलते हैं जमींदार वर्ग के, उन्हें कहते हैं उजले भील, और जो जमींदार वर्ग के नहीं है उसे क्या कहा जाता है, मैले भील। इसमें भी इनकी उपजातियां हैं। तो उपजाति जो है कौन कौन सी, एक है भिलाला, ठीक है, भिलाला इसकी उपजाति है, दूसरी है पटेलिया। ये 2 इनकी प्रमुख उपजातियां हैं, भिलाला और पटेलिया, 2 प्रमुख भीलों की उपजाति हैं। भील जनजाति में स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और पुरुष के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, पुरुष के द्वारा ये वस्त्र पहने जाते हैं और स्त्रियों के द्वारा ये वस्त्र पहने जाते हैं। जिसमें स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला पहला जो वस्त्र है वो है सिंदूरी, दूसरा है पीरिया, तीसरा है कछाबू और चौथा है लुगड़ा। तो सिंदूरी जो होता है, जो लाल रंग की महिलाएं साड़ी पहनती है, उसे कहते हैं सिंदूरी। भील जनजाति की महिलाएं जो लाल रंग का वस्त्र पहनती है उसे क्या कहते हैं, सिंदूरी, है ना। और विवाह में महिलाओं के द्वारा विवाह के दिन जो पीले रंग का वस्त्र पहना जाता है उसे कहते हैं पीरिया। और कछाबू, कछाबू किसे कहते हैं, कछाबू जो घुटने तक इनके द्वारा जो लहंगा पहना जाता है, भील जनजाति के महिलाओं के द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला लहंगा, उसे कहते हैं कछाबू। और जो 16 हाथ साड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, लुगड़ा। आया आपको समझ में। अब हमने देखे सिंदूरी, पीरिया, कछाबू और लुगड़ा, ये महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं, स्त्रियों के वस्त्र हैं।
भील जनजातियों में स्त्रियों के वस्त्र। अब पुरुषों के वस्त्र हम देखते हैं, तो पुरुषों के द्वारा फेंटा पहना जाता है, दूसरा है पोत्या, तीसरा है फालू, ठेपाड़ा और अगला क्या है बंडी। बंडी अर्थात कमीज, फेंटा अर्थात क्या हो गया, सिर पर जो क्या बांधा जाता है, साफा, साफा को कहते हैं फेंटा, है ना। और पोत्या अर्थात क्या होता है, लाल रंग का हो, सॉरी ये जो है ये कहता है, ये हमारे मतलब भील जनजाति जो पुरुष जो होते हैं भील जनजाति के, वो लाल रंग का या सफ़ेद रंग का जो गमछा सिर पर बांधते हैं उससे कहते हैं फेंटा। पोत्या अर्थात जो साफा सिर पर पहना जाता है उससे कहते हैं पोत्या, ठीक है। फालू, फालू किसे कहा जाता है, जो इनके द्वारा जो धोती पहनी जाती है, तंग एकदम जो धोती पहनी जाती है घुटने तक, उसे कहते हैं फालू। और ठुपाड़ो भी इन्हीं के द्वारा पहना जाने वाला ये धोती टाइप का वस्त्र होता है। और अगला होता है बंडी, बंडी अर्थात क्या होती है, कमीज। आया आपको समझ में। तो ये इनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र स्त्री और पुरुषों के द्वारा। अब भील जनजाति, मध्य प्रदेश में जो जनजातियाँ पाई जाती है इसमें विवाह के अलग अलग प्रकार चलते हैं। विवाह के बहुत सारे प्रकार, कई सारे विवाह ऐसे हैं जो हर जनजातियों में कॉमन है, कुछ कुछ जनजातियों में कॉमन है, हर में तो नहीं लेकिन कुछ कुछ जनजातियों में कॉमन है। तो मैंने इनके बारे में हम देखते हैं कि भील जनजाति में विवाह का प्रकार कौन कौन सा है। तो एक होता है बेटा वधु मूल्य विवाह। वधु मूल्य ये विवाह का प्रकार है जिसमें माता पिता के द्वारा लड़कियों की एक कीमत रखी जाती है, उतनी कीमत किसने दे दी, लड़कों वालों ने दे दी, तो वो क्या कहलाती है, तो विवाह होगा, वधु मूल्य विवाह। मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी करनी है तो एक मूल्य रख दिया कि भाई इतना जो देगा उससे क्या होगा, विवाह होगा। पहला प्रकार हो गया वधु मूल्य विवाह। दूसरा होता है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह, विनिमय विवाह में जैसे हमारे इसमें हम देखते हैं आटा साटा जिसे कहा जाता है, देसी भाषा में आटा साटा बोलते हैं, विनिमय विवाह। मैं और मेरा भाई, है ना, मैं और मेरा भाई, हमने किसी एक घर के लड़के और लड़की को मांग लिया, मतलब मुझे मेरा ससुराल वहाँ हो गया और वहाँ की लड़की का ससुराल मेरे घर, मेरे भाई का विवाह मेरे पति की बहन के साथ, तो वो क्या कहलाता है, विनिमय विवाह कहलाता है। आया आपको समझ में। वधु मूल्य, विनिमय। एक होता है बेटा हठ विवाह। हठ विवाह, हठ विवाह क्या होता है कि प्रेमी के घर हठ पूर्वक जाकर बैठ जाना, जिद करना, शादी करूंगी तो तुम ही से, कितना भी मनाए तपाए लेकिन वापस नहीं आए, है ना। तो वो महिला से विवाह करना होता है, इसे कहते हैं हठ विवाह। वधु मूल्य, विनिमय, हठ विवाह, तीन आपको टाइप समझ में आए। इसके अलावा हठ विवाह जो होता है, एक होता है बेटा बड़ा फेमस विवाह है, गोंड जनजाति में भी होता है, सेवा विवाह। सेवा विवाह में जो जमाई होता है उसे लामा सेना कहा जाता है। सेवा विवाह, सेवा विवाह क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जब दामाद है ना, दामाद से सेवा, वो सेवा देता अपने ससुराल में, वो अपने ससुराल में क्या देगा, घर जवाई नहीं बोल सकते उसे, है ना, नौकरी भी नहीं, है ना। सेवा विवाह में क्या होता है, दामाद कहाँ देगा, ससुराल में सेवा देता है, उसे कहते हैं सेवा विवाह। आया आपको समझ में। तो ये ऐसे कई सारे प्रकार है जो इसमें चलते हैं, है ना। हठ विवाह, लमसेना परीक्षा विवाह होता है। तो इसमें परीक्षा विवाह में जनजातियों में मध्य प्रदेश की पूरी जनजाति, सारी जनजातियों में परीक्षा विवाह होता है। परीक्षा विवाह में एक टेस्ट लिया जाता है, जैसे हम लोग आजकल होता है ना, विवाह होता है तो लड़के से क्वेश्चन करेंगे, उस चीज़ में वो मान जाता है तो विवाह कर लेंगे, नहीं हुआ तो कोई वो नहीं, जाओ भी तो और नहीं देख लेंगे, तो वो होता है परीक्षा विवाह। इसमें काफ़ी सालों से प्रचलित है परीक्षा विवाह, काफ़ी सालों से प्रचलित है हठ, सेवा, विनिमय, वधु मूल्य। और देवर भाभी विवाह भी इसमें चलता है। अगर भाई की मृत्यु हो गई तो भाभी का विवाह किससे कर दिया जाएगा, देवर से, तो ये देवर भाभी विवाह है। इसके अलावा विधवा विवाह भी है प्रचलन में। विधवा विवाह अर्थात पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करना, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, विधवा विवाह। तो ऐसे कई सारे विवाह के प्रकार है। स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, जनजाति का उद्गम, जनजाति के जो भील जनजाति जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है ना, मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, अलीराजपुर में पाई जाती है। और सारी चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पर लिख दी हूँ और एक्सप्लेन भी किया, अब आप एक बार इसे अच्छे से रीड कर लो।
जनजाति में मध्य प्रदेश में हम जितनी भी जनजाति है सारी जनजातियों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 2 पॉइंट पर विशेष चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में एमपी की कुल जनसंख्या कितनी थी? 7 करोड़ 26 लाख। ये मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या थी। मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी थी? 7 करोड़ 26 लाख। ये जनगणना 2011 के अनुसार है, जिसमें मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, इनकी संख्या कितनी थी? 1 करोड़ 53 लाख। 1 करोड़ 53 लाख मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की टोटल जनसंख्या थी, है ना। अब जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों वाला राज्य है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, जिनकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 1 करोड़ 53 लाख। 1 करोड़ 53 लाख मध्य प्रदेश में जनजातियों की टोटल जनसंख्या। अब कुल जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील। ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। भील एमपी की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह ये है गोंड, है ना। तो भील एमपी की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है और सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह कौन सा है? गोंड। सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह अर्थात वह जनजाति जिसमें सबसे ज़्यादा उपजातियाँ हैं। पूरी ये जितनी जनजातियाँ हैं सारी जनजातियों में सबसे ज़्यादा उपजाति वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? गोंड। इसीलिए इसे सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह है गोंड और सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील। अब हम भील का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ और कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर। एमपी में ये जनजाति धार, झाबुआ और अलीराजपुर में पाई जाती है। सबसे पहले हमने इसमें एमपी का क्षेत्र देखा कि एमपी में किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो धार, झाबुआ और अलीराजपुर में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। इसके इतिहास पर आए हम भील जनजाति के, तो इसका इतिहास, ये जनजाति की का उद्गम हुआ है तमिलनाडु से। कहाँ से उत्पत्ति हुई इस जनजाति की? तमिलनाडु से इसका उद्गम हुआ है। और तमिल भाषा के शब्द बिल से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बिल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष कमान। अर्थात जो लोग धनुष कमान चलाने में निपुण माने गए उसे क्या कहा गया? भील कहा गया। उन्हें ही क्या कहा गया? भील। और भील वर्तमान में एमपी की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, हमने देखे कि उद्गम तमिलनाडु, भाषा, और ये जो तमिल भाषा का शब्द है, इस भाषा का कौन सा शब्द? बिल शब्द से कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई? भील। और बिल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धनुष कमान। वह जनजाति जो धनुष कमान चलाने में निपुण मानी गई उसे क्या कहा गया? भील कहा गया। अब ये जो जनजाति से और अन्य नामों से नाम भी दिए गए हैं। तो इन्हें, इस जनजाति को पुलिंद भी कहते हैं, इस जनजाति को तीरंदाज भी कहते हैं, इसे वनपुत्र भी कहा गया है। तो भील जनजाति के 3 अन्य नाम हैं, पुलिंद, वनपुत्र और तीरंदाज। ये तीनों इसके अन्य नाम हैं। एमपी में धार, झाबुआ, अलीराजपुर में पाई जाती है, लेकिन एमपी के अलावा 3 अन्य राज्यों में भी पाई जाती है, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान और कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश के अलावा यह जनजाति गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। अब यह जनजाति, भील जनजाति का प्रजाति वर्ग और भाषाई वर्ग दोनों ही कैसा है? द्रविड़। इस जनजाति का प्रजाति और भाषाई वर्ग द्रविड़ है। भील जनजाति के प्रमुख जो देवता है वो है महादेव। महादेव इसके प्रमुख देवता है। गोंड जनजाति के बड़ा देव है, लेकिन इनके क्या है? महादेव इस जनजाति के प्रमुख देवता है और देवियाँ है शीतला और अंबिका। लेकिन यह जनजाति सर्प की भी पूजा करती है, सर्प की पूजा करती है, सांप की पूजा करती है। तो देखो, महादेव की पूजा करती है और सर्प की भी पूजा करती है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। हमने 2 चीज़ें देखे, इनका भाषाई वर्ग, इनका प्रजाति वर्ग, दोनों कैसा है? द्रविड़। और प्रमुख देवी देवता कौन कौन होंगे? महादेव, शीतला और अंबिका। इसके अलावा किसकी पूजा करती है ये? सर्प पूजा भी करती है। सर्प पूजा कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? भीलों के द्वारा की जाती है। अब इनका जो प्रणय पर्व होता है, प्रणय पर्व होता है गुलालिया, भगोरिया और गोल गधेड़ों।
तो भगोरिया है जो नृत्य भी किया जाता है इनके द्वारा, गुलालिया है और गोल गधेड़ों, और एक और होता है उजाड़िया, है ना। और हमारे एमपी में ये जनजाति धार झाबुआ में निवास करती है। यहीं पर इनके प्रणय पर्व का आयोजन होता है झाबुआ में। भगोरिया मेले का आयोजन यहाँ किया जाता है जो होली के एक सप्ताह के पहले आयोजन होता है भगोरिया का। गुलालिया का होता है ना। भगोरिया का बाद में होता है, पहले गुलालिया का होता है, फिर भगोरिया का होता है, फिर उसके बाद किसका होता है, उजाड़िया। और उजाड़िया के अलावा एक है अन्य कौन सा, गोल गधेड़ों। तो ये जनजाति के प्रणय पर्व है जिसमें विवाहित युवक और युवतियाँ अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। किस में करते हैं, भगोरिया और गुलालिया में विवाहित युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, जिसमें गुलाल लगाने की प्रथा होती है और भागने की प्रथा है। और जब मेला पूरी तरह से सुनसान हो जाता है उसे कहते हैं उजाड़िया। आया आपको समझ में। हमने देखे भील जनजाति में प्रणय पर्व देखे, देवता देखे, इनका भाषा और प्रजाति वर्ग देखे। एमपी में कहाँ निवास करती है, एमपी के अलावा कहाँ निवास करती है, एमपी में धार झाबुआ अलीराजपुर, एमपी के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। हम आगे चलते हैं। पहले के समय में जो भील थे मध्य प्रदेश में, है ना, वे जिस घर में रहते थे, मतलब उनका जो निवास स्थान है, हम घर ही को कहेंगे निवास स्थान, तो उनका जो निवास स्थान है उसे वो कू कहते थे, क्योंकि इनका जो निवास स्थान, इसमें खिड़कियाँ नहीं होती थी, इसलिए इनका निवास स्थान क्या कहलाता था, कू। और इनकी बस्तियाँ क्या कहलाती है, फाल्या, है ना। इनकी बस्तियाँ, इनका जो मोहल्ला है उसे फाल्या कहा जाता है। और भीलों की जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो कौन सी है, पिथौरा भित्ति। पिथौरा भित्ति भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। और इनका एक गीत भी बड़ा प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं रैलो गीत। ठीक है, भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा हो गया, रैलो गीत। भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा भित्ति, है ना। कू इनका निवास स्थान, फाल्या इनकी बस्तियाँ। तो भीलों की बस्तियों को फाल्या कहते हैं और भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है, कू। जो भील जनजाति है, इनका भीलों के गांधी कहे गए हैं ठक्कर बापा को। ठक्कर बापा को भीलों का गांधी कहा जाता है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ठक्कर बापा के क्या योगदान है। इन्हें हम विशेष अलग से एक टॉपिक हमारा रहेगा व्यक्तित्व, उसमें हम ठक्कर बापा को पढ़ेंगे। तो ठक्कर बापा को भीलों का गांधी कहते हैं और टांटिया भील को भीलों का रॉबिन हुड कहा गया है ना। हमने इनके इतने टॉपिक हमने इसके बारे में देखे। आगे चले तो भील जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया। 3 वर्ग जो थे उसमें सबसे पहला है उजले भील, जो जमींदार वर्ग के होते हैं, उजले भील। दूसरे हैं मैले भील और तीसरे तड़वी भील। अब तीसरा जो वर्ग है तड़वी भील, ये तीसरा वर्ग है जिसने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है। मतलब अब प्रेजेंट में भीलों के कितने वर्ग बचे, 2, उजले भील और मैले भील। इनकी उपजातियाँ भी हैं, एक है भिलाला और दूसरी है पटेलिया। है और भी छोटी छोटी उपजातियाँ, लेकिन प्रमुख उपजाति जो है भील जनजाति की कौन सी है, भिलाला और पटेलिया। इनकी 2 उपजातियाँ हैं। आया आपको समझ में। तो हमने उजले भील, मैले भील, तड़वी भील देखे। ये तीनों क्या है, इसके प्रकार है, इसके वर्ग है, और उपजाति है भिलाला और पटेलिया। आया आपको समझ में। अब यहाँ के बाद हम आए, इसमें भीलों में विवाह के प्रकार चलते हैं। तो कई सारे विवाह चलते हैं। एक होता है वधु मूल्य विवाह। आप जानते हैं वधु मूल्य विवाह क्या होता है। वधु की एक कीमत रखी जाती है, उस कीमत पे मतलब लड़की के घर वाले कीमत रखते हैं कि भाई 50 लाख दे दो, विवाह कर देंगे। जो दे देगा उससे विवाह होगा, उसे कहते हैं वधु मूल्य विवाह। दूसरा होता है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह मतलब जो आटा साटा होता है, हमारे घर की लड़की आपके घर चले जाएगी और आपके घर की लड़की को हमारे बेटे के लिए दे दो, वो होता है विनिमय विवाह। तीसरा होता है हठ विवाह। प्रेमी के घर हठ पूर्वक बैठना, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, हठ विवाह। मतलब उसके बाद विवाह करने का प्रचलन है, बात नहीं करिए बेटा, है ना। तो हठ विवाह। और अगला होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह में दामाद को लामा सेना भी कहा जाता है ना। लामा सेना। सेवा विवाह में दामाद क्या करेगा, ससुराल में जाकर सेवाएं देता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, सेवा विवाह कहते हैं। और इसके अलावा भी प्रकार है ना। देवर भाभी विवाह होता है। भाई की मृत्यु होने के बाद देवर से विवाह करने की प्रथा है ना। विधवा विवाह होता है। पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह का प्रचलन है, उसे कहते हैं विधवा विवाह। तो ये कुछ विवाह के प्रकार हैं जो भील जनजाति में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि स्त्रियों के द्वारा भील जनजाति में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं और पुरुषों के द्वारा कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। तो देखो, पुरुषों के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं, पुरुषों के वस्त्र,
तो पुरुष के द्वारा फेंटा पहना जाता है। फेंटा क्या होता है? गमछा, है ना। जो गमछा होता है लाल रंग का हो या सफ़ेद रंग का हो, जो सिर पर बांधा जाता है, उसे कहते हैं फेंटा। पोत्या जो होता है ये होता है साफा, जो सिर पर साफा पहना जाता है। कुछ लोग टोपी भी पहनते पुराने समय में, उसे पोत्या कहते हैं, है ना। तो साफा को क्या कहा जाता है? पोत्या। फालू, कमर पे जो गमछा बांधा जाता है उसे कहते हैं फालू। और ठेपाड़ा कहते हैं। ढेपाड़ा किसे कहा जाता है? जो घुटने तक की एक तंग धोती जो पहनी जाती है उसे कहते हैं ठेपाड़ा। और इसके बाद अगला होता है बंडी। बंडी अर्थात कमीज। तो ये हो गया हमारे पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। और महिलाओं, जो भील महिलाएं जो वस्त्र पहनती है वो है सबसे पहली सिंदूरी। जो लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है अच्छे अवसरों पर, शुभ अवसरों पर, उसे कहते हैं सिंदूरी, है ना। दूसरा है पीरिया। विवाह में जो पीले रंग के वस्त्र महिलाएं पहनती है उसे कहते हैं पीरिया। कछाबू, कछाबू किसे कहा जाता है? घुटने तक के जो महिलाओं के द्वारा लहंगा पहना जाता है, घुटने तक का जो लहंगा छोटा सा पहना जाता है भीली महिलाओं के द्वारा, उसे कहते हैं कछाबू। और 16 हाथ साड़ी को क्या कहते हैं? लुगड़ा। लुगड़ा तो कॉमन है, मध्य प्रदेश में काफ़ी महिलाएं पहनती है ना। आदिवासी जनजाति के अलावा भी हम देखें तो और भी महिलाएं पहनती है लुगड़ा। तो ये 4 वस्त्र इस जनजाति के बहुत ही फेमस है। दूसरी चीज़, ये जो जनजाति है भील जनजाति, हमारे भारत की सबसे रंगप्रिय जनजाति है, सबसे रंगप्रिय जनजाति। इसमें महिलाओं को सज कर रहना, संवर कर रहना बड़ा पसंद होता है। तो भारत की सबसे रंगप्रिय जनजाति भी कौन सी है? भील जनजाति। आया आप सभी को समझ में?